हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। हम लोग नाइट्रोजन फैमिली को कवर करेंगे। मुझे पता है जनरली स्टूडेंट को डाउट रहता है, जो फैमिली हैं ब्लॉक हैं उसके रिएक्शन ठीक से याद नहीं होते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है लास्ट टाइम तक भी लगते रहता है कि मुझे पढ़ के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं बोलता हूँ आए या न आए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी सिलेबस है नीट का उसे आपको कवर करके जाना है। और खास तौर पे बात करेगा नाइट्रोजन फैमिली की, तो वहां से तो क्वेश्चन आते ही हैं, वहां से आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं आते हैं। बाकी चीजें आप मान लीजिए कार्बन फैमिली में हो सकता है न आए, क्योंकि वहां से भी आते हैं, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली से तो कंफर्म आते हैं। पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा इसी फैमिली की होती है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। और बात आती है जो भूलने की, रिएक्शन भूल जाते हैं कैसे याद करें। देखिए उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, भूलते सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप किस तरह से याद करते हैं वो डिपेंड करता है। अगर आप एक रिएक्शन को लेके बैठें 1 घंटे तक याद करें तो वो डेफिनेटली आपको भूलेगा ही, या उसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। मैं सीधे बोलता हूँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, एक रिएक्शन को अगर पढ़ रहे हैं तो आप इसको 1 ही मिनट पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए। आज पढ़ रहे हैं उसी रिएक्शन को कल फिर से पढ़िए 1 ही मिनट। जो आप आधा घंटा दे रहे हैं एक दिन में, वो आप 30 दिन करके 1 1 मिनट करके दीजिए, तो वो रिएक्शन कभी आपको नहीं भूलेगा। या आप सोचेंगे लेकिन सर इतने रिएक्शन है, ये कहाँ याद आता है कि मुझे ये चीज़ रिवाइज करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, या इतनी बार हम उसको कैसे कर सकते हैं, टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपके पूरे नाइट्रोजन फैमिली मान लीजिए कवर हो रही है 20 मिनट के अंदर। तो आप अगर 20 मिनट का वीडियो लास्ट में कहीं भी किसी समय भी देख सकते हैं। 20 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती है। वीडियो आप देख लीजिए, आप पूरा नाइट्रोजन फैमिली कवर हो गया। तो आप 2 3 दिन लगातार देख लीजिए, 2 3 दिन बाद पूरी तरह से आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसी होप के साथ कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा अगर धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो। अब बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली, आप नाइट्रोजन फैमिली की ग्रुप 15 की बात करते हैं। देखिए ये ऐसा ग्रुप है जहाँ के सभी इलेक्ट्रॉपी शो करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को छोड़कर ग्रुप के सभी मेंबर इलेक्ट्रॉपी शो करते हैं। याद करने वाली बात है, कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं है, शो करते हैं तो करते हैं। अब बात करते हैं ऑक्साइड का। मैं अभी यहाँ थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये सब चीज़ें आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। उसके बाद जब रिएक्शंस आएंगे या जहाँ मुझे लगेगा कि आपको मुझे पढ़ाना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग में, ये जनरली टीचर नहीं पढ़ाते हैं, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि हमारे लेक्चर्स में सब कुछ पढ़ाया गया केमिकल बॉन्डिंग में भी, पीरियोडिक टेबल में भी, लेकिन अभी हम लोग ब्लॉक कवर कर रहे हैं। तो ऑक्साइड की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर +3 और +5 दोनों ऑक्साइड शो करते हैं। और बात करें फिर हैलाइड की केस में, तो देखिए जो हैलाइड है उसमें भी नाइट्रोजन फैमिली के +3 में भी रहते हैं, +5 में भी रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जनरली स्टेबल नहीं होता है ट्राई हैलाइड के फॉर्म में। हाँ, फ्लोरीन के साथ हालांकि वो स्टेबल हो जाता है। आपको ये नोट करना है कि नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ भले NF3 फॉर्म में स्टेबल है, लेकिन जनरली वो स्टेबल नहीं होता है। बाकी चीज़ें आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट केस नहीं है, आपको ये पता करना है। और नाइट्रोजन +5 में तो स्टेबल हो ही नहीं सकता, बना ही नहीं सकता, उतने उसके पास वो ही नहीं, वैकेंसी ही नहीं है, वहाँ पे जगह नहीं है तो नहीं बना सकता, वो बात अलग है। आपको ये सब चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग की पता होगी, मैं ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं करूँगा। तो आई होप। उसके बाद हम बात करते हैं अगर हाइड्राइड के केस की। देखिए जो ये नोट्स हैं काफ़ी, मैंने इसको हैंड रिटन नोट्स बनाया गया है। ये सब कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें कवर किया गया है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब हाइड्राइड की बात करें तो नाइट्रोजन का जनरल मैंने बताया -3 होता है, तो NH3 जैसे कंपाउंड बनेंगे, NH3 PS3 ये सब चीज़ें। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि रिड्यूसिंग नेचर, टॉप से बॉटम जाने पर रिड्यूसिंग नेचर में क्या इफेक्ट होता है, वो बातें क्वेश्चन बहुत आती है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। जब टॉप से बॉटम जाएंगे आपको पता है ऊपर से नीचे जाने में बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। जब एनर्जी कम देनी पड़ेगी मतलब एनर्जी कम लग रही है तोड़ने के लिए, तो मतलब वो आसानी से हाइड्रोजन अलग हो सकता है। और हाइड्रोजन अलग होने की ही प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग नेचर। तो इसका अर्थ है कि नीचे से ऊपर जाने में इसका रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अब देखिए ऊपर से नीचे जाने में लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है, इसलिए लुईस बेस भी बढ़ता है, बेसिक नेचर भी बढ़ता है। तो ये सब सॉरी, ऊपर से नीचे जाने में लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं लोन पेयर डोनेट करने का, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सब चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग की है, ज़्यादा मैं इस पर स्ट्रेस नहीं कर रहा, बस एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, क्या कम होता है क्या ज़्यादा होता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड के बारे में, तो सबसे पहला जो कंपाउंड आता है इंपॉर्टेंट वो है
नाइट्रोजन गैस जो आप सुनते आएंगे। मैं सिंपल सा आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन की मैंने एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे निकाल के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, नाइट्रोजन एंड साइनाइड दोनों का सेम बॉन्ड बीओ है, आपको पता होगा, लेकिन आप बताइए कि नाइट्रोजन इनर्ट क्यों होता है? नाइट्रोजन इनर्ट क्यों होता है? नाइट्रोजन साइनाइड का दोनों का बीओ सेम है। तो इसका सिंपल आंसर है कि जो आप नाइट्रोजन होता है उसके पोलैरिटी नहीं होती है, मतलब नाइट्रोजन जो हमारा N2 गैस है वो नॉन पोलर है, इसलिए उसकी रिएक्शन की कैपेबिलिटी कम होगी, इनर्ट होगा एज कंपेयर टू CN- अपने इसके। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि CN- में पोलैरिटी ज़्यादा होती है, दोनों का EN भी अलग अलग है, ये सब फैक्टर प्ले करते हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि उसके बाद जो है कि नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिट करता है, लेकिन फॉस्फोरस P4 फॉर्म में क्यों एग्जिट करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर सिंपल सा है, नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में क्यों एग्जिट करता है और लेकिन फॉस्फोरस P4 फॉर्म में क्यों एग्जिट करता है? इसका आंसर ये है कि जो 3p पाई बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3p पाई बॉन्ड स्टेबल क्यों नहीं होते हैं। वैसे नहीं पढ़ा होगा तो रीज़न तो आपसे पूछने वाले नहीं, आप इतना याद रखिएगा 3p पाई स्टेबल नहीं होते हैं। मैं आपको बता भी दूंगा क्योंकि वहाँ पे वो फैक्टर प्ले करता है, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ पे देख सकते हैं। अभी तो आप इतना समझिए कि नाइट्रोजन N2 में एग्जिट करता है लेकिन P4 एग्जिट नहीं करता है। क्यों? सॉरी, P2 नहीं बन सकता क्योंकि P2 बनने के लिए वहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। आप डायग्राम्स भी देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे ये N है, N2 है, ट्रिपल बॉन्ड है, जहाँ पे 2p पाई है, वो स्टेबल हो सकता है। लेकिन जब बात करते हैं फॉस्फोरस के सेल 3p पाई की बात आ जाती है, लेकिन जो कि अनस्टेबल होता है, इसलिए P2 नहीं बन सकता, उसके लिए नया स्ट्रक्चर बनता है हमारा P4। ये स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। तो ये हो गया आपके उस क्वेश्चन का रीज़न। उसके बाद जो है इसमें दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द यूजेज ऑफ नाइट्रोजन। अब आप सोचेंगे यहाँ पे क्या मुझसे डिस्क्राइब करने के लिए पूछेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उससे मुझे बहुत चीज़ें कवर करनी थी जो नाइट्रोजन के यूज़ होते हैं, जो क्वेश्चन में थियोरेटिकली पूछते हैं घुमा के, से ये काम कर रहा हूँ तो कौन सा गैस होगा, तो वहाँ पे आपको ये यूज़ आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर किया है। तो एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहली बात, तो बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट को इनर्ट बनाना रहता है, बाकी गैसेस जैसे ऑक्सीजन हो गई, ये सब रिएक्शन करते हैं, इसलिए उन्हें नहीं रख सकते हैं, इसलिए वहाँ पे नाइट्रोजन को फिल किया जाता है। क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही नाइट्रोजन में पोलैरिटी नहीं है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करता है जनरली, तो इसलिए एटमॉस्फेयर को इनर्ट करने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। एक यूज ये हो गया। दूसरा, ये कैरियोजेनिक लिक्विड है, इंपॉर्टेंट है ये कि नाइट्रोजन हमारा कैरियोजेनिक लिक्विड होता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है। आपने यूरिया बहुत सुना होगा नाम, अगर आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, यूरिया आपने सुना होगा, यूरिया भी नाइट्रोजन का बनता है। फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है, NH2CO। NH2 आपको ये भी याद करना है कि नाइट्रोजन से ही बनता है। नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ कंपाउंड हैं जो बनाने में आपको, देखिए इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर याद होने, स्ट्रक्चर नहीं, कम से कम फार्मूला तो याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूछते हैं डायरेक्टली, नेम से भी पूछते हैं। जैसे कि कैल्शियम साइनामाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CaCN2 कैल्शियम साइनामाइड, ये CaCN2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर, आपको याद करने हैं। बस आप एक बार जल्दी से देखिए, इसमें मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको स्ट्रक्चर तो याद करने पड़े, नाम तो याद करना ही पड़ेगा उसका फॉर्मूला। CaCN2। नाइट्रोलियम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CaCN2+C। C नहीं था, देखिए डिफरेंस क्या है, CaCN2 केवल था तो कैल्शियम साइनामाइड था, लेकिन CaCN2 प्लस कार्बन आ गया तो उसको बोलेंगे नाइट्रोलियम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये दो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको जान दीजिए, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं हर चीज़ कवर करूँगा, ये बोला आपको, थोड़ा आपको लग सकता है कि याद करने वाला फैक्टर, लेकिन करना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कैसे बनाया जा सके, तो उसके तरीके देखिए, कितने तरीके होते हैं। एक तो आप उसका अमोनियम सॉल्ट का, आप ध्यान दीजिएगा, अमोनियम सॉल्ट के डिकम्पोजिशन से आप नाइट्रोजन बना सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका होता है अजाइड आयन से, जो अजाइड आयन से नाइट्रोजन बनता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन, अमोनियम सॉल्ट के डिकम्पोजिशन से कैसे बनाते हैं नाइट्रोजन गैस को। देखिए सबसे पहली बात, तो
इसमें 2 आता है। अगर देखिए कोई आपके पास अनायन, जैसे नाइट्रोजन, मान लीजिए मैं NH अमोनियम सॉल्ट है, तो अमोनिया के साथ जो चीज़ें रहेंगी, अनायन रहेगा क्योंकि अमोनिया तो खुद प्लस में रहता है, तो अमोनियम के साथ जो चीज़ NH4 प्लस के साथ जो भी चीज़ रहेगी वो ऑक्सीडाइजिंग हो भी सकती है और ऑक्सीडाइजिंग नहीं भी हो सकती है। अगर वो चीज़ें ऑक्सीडाइजिंग है तब तो नाइट्रोजन गैस, केवल नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा ना, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। और लेकिन अगर वो चीज़ें ऑक्सीडाइजिंग नहीं है तब वो नाइट्रोजन रिलीज नहीं करेंगी। वो फंडा मैं समझाता हूँ, पहले देखते हैं अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो। अगर ऑक्सीडाइजिंग रहेगा तो नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा। आपको याद करना है कौन कौन से एनायन ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, इंपॉर्टेंट है। Cr2O7, MnO4, NO2 माइनस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है NO2 माइनस, क्योंकि आपसे जनरली क्वेश्चन पूछेगा NH4 NO2 माइनस को डिकम्पोज हिट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो पता होना चाहिए नाइट्रोजन मिलेगा, क्योंकि NO2 माइनस है वो ऑक्सीडाइजिंग है, वो NH4 प्लस को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि अनायन इज ए ऑक्सीडाइजिंग। अगर अनायन ऑक्सीडाइजिंग होगा तो नाइट्रोजन फॉर्म होगा। कौन कौन सा अनायन ऑक्सीडाइजिंग है, तो Cr2O7, MnO4, NO2, ये बात हो गई। रिडॉक्स रिएक्शन है, क्लियर, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि NH4 प्लस N2 में कन्वर्ट हो गया। देखिए मैंने NO2 माइनस को हाईलाइट भी कर दिया है। उसके बाद एक एग्जाम्पल्स और आता है कि अमोनिया Cr2O7 के साथ, मतलब अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर अमोनियम डाइक्रोमेट को हिट करेंगे तो क्या होगा, मैंने बताया आपको कि जो क्रोमेट है वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीडाइजिंग एनायन का अमोनियम सॉल्ट लेंगे आप तो वो टूट के हीट होने पर थर्मल डिकम्पोजिशन से N2 गैस को फॉर्म करेगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन N2 के साथ साथ जो Cr2O7 +6 में क्रोमियम था वह +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है ये रिएक्शन रिडॉक्स फॉलो कर रही है, तो वहां पे इस तरह से होगा, Cr2O3 बन जाएगा। और यह ग्रीन कलर का होता है, इसका यूज इंपॉर्टेंट है, जिसको इसलिए हम लोग जो फायर वर्क होता है उसमें इसको यूज करते हैं, तब वहाँ पे ग्रीन रंग का निकलता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कोई कंपाउंड था जिसको मैंने डिकम्पोज किया, वहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दिया, वो ग्रीन कलर का कंपाउंड क्या बना और वो किससे बना, तो अमोनियम डाइक्रोमेट से बना, और जो बना वो Cr2O3 है जो कि ग्रीन कलर का है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सब चीज़ें मैं लिंक कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट है, मुझे समझ पता है कि आपको बार बार देखना है तो आपको सब कुछ याद हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये था कि ऑक्सीडाइजिंग और अनायन है तो। लेकिन अगर हम बात करें जो अनायन है वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं है तब तो रिडॉक्स नहीं होगा, तब नाइट्रोजन गैस भी नहीं बनेगा, तब बनेगा अमोनिया, क्योंकि -3 से -3 में ही जाएगा, अमोनियम था तो अमोनिया ही बनेगा। कौन कौन से चीज़ें नॉन ऑक्सीडाइजिंग हैं या लेस ऑक्सीडाइजिंग हैं, तो आपको पता है हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब चीज़ें। अब देखिए CO3-2, SO4-2, ये दोनों खुद पूरे ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में हैं, लेकिन तब भी ये इस रिएक्शन में खुद अपना रिडक्शन नहीं करवाएंगी, या ये बोल सकते हैं दूसरे का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम नहीं करेंगी, क्योंकि इनका ईएन नाइट्रोजन से कम है। मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी, या बोलते हैं ईएन मतलब इलेक्ट्रॉन का चाहत, तो वो नाइट्रोजन का कम है, नाइट्रोजन से कम है, नाइट्रोजन खुद नहीं डोनेट करेगा इन्हें, तो ये इस तरह से नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगी, तो ये कभी भी रिडॉक्स नहीं करेंगी। अमोनिया -3 में था एंड वो -3 में रह जाएगा, नाइट्रोजन नहीं बनेगा। आपको याद करना है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CO3-2, SO4-2, इन सब के केस में अमोनिया फॉर्म होगा, न कि नाइट्रोजन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं NH4Cl, देखिए जो Cl क्लोरीन है वह ऑक्सीडाइजिंग अनायन नहीं है, तो इसका तो सिंपल बात है रिडॉक्स नहीं होगा। सिंपल सा मैंने बोला -3 का -3 रह जाएगा, -NH3 बन जाएगा, फिर बचा क्या, एक हाइड्रोजन जो कि Cl के साथ HCl फॉर्म में निकल जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनियम नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट में 2 नाइट्रोजन है, NH4 वाला और NO3 वाला। दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके थोड़ा। NH4 में जो नाइट्रोजन है वह, ये आपको याद करना है कि NH4 का नाइट्रोजन जो होता है वो -3 में होता है, और जो NO3 का नाइट्रोजन है वो +5 में है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में सिर्फ आपको इतना ट्रिक की तरफ समझिए कि आपको क्या करना है, जो नया फॉर्म होगा कंपाउंड उसका जो ऑक्सीजन स्टेट होगा वो इन सब का एवरेज होगा। मतलब -3 है और एक प्लस है, तो -3 और
5, उनको जोड़िए, क्या आएगा -3 + 5 को ऐड करने पर क्या आएगा 2, 2/2, एवरेज ऐसे लेते हैं ना, 2/2 में सम प्लस डिवाइड बाई 2, 2/2 1, तो जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा, तो क्या हो सकता है N2O। आई होप आपको समझ में आ रहा है। NH4NO3 का जब डिकम्पोजिशन करवाते हैं, डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन, तो N2O बनता है। और N2O क्या है, ये आपका लॉफिंग गैस है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली भी पूछ सकता है व्हाट इज लॉफिंग गैस का फॉर्मूला बताओ, तो N2O जहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट है +1, ये बना किससे, अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से। तो आई होप आपको, देखिए जहाँ पे अगर NO3 की जगह NO2 होता, तो पिछले स्लाइड की जगह से आप समझ सकते हैं, अगर NO2 होता तो बनता क्या नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ पे NO3 है तो बना N2O, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा भी दिया पिछले स्लाइड घुमा के कि अगर NO2 होता तो बनता आपका नाइट्रोजन, लेकिन NO3 है इसलिए बना नाइट्रस ऑक्साइड, उसके साथ साथ वाटर भी निकलता है। लॉफिंग गैस का एक यूज़ क्या होता है कि जब वो डेंटल सर्जरी होती है तो वहाँ पे एनेस्थेटिक की जैसे आप यूज कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा पेन ना हो, ये होता है उसका यूज़। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमने निकाला +1 ऑक्सीजन स्टेट, मैं आपको दिखा दिया, समझा भी दिया कि एवरेज ले लिया -3 + 5 डिवाइड बाई 2 1 आ गया, ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अजाइड से कैसे बनता है। यह है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अजाइड। अजाइड से जो भी बनेगा नाइट्रोजन गैस वो प्योरेस्ट फॉर्म होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में और दूसरा कोई गैस नहीं निकल रहा है, तो मिक्सिंग का चांस नहीं है, प्योरेस्ट फॉर्म में बनेगा। याद होना चाहिए कि प्योरेस्ट नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है नाइट्रोजन गैस, तो अजाइड से मिलता है। अजाइड मतलब N3-, तो क्या क्या हो सकता है, जैसे सोडियम N3-, बेरियम N3, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, दो कंपाउंड में एक से मैं समझाता हूँ अभी। NaN3 मतलब सोडियम N3, तो इसमें क्या होगा तब थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन अगर आपको खुद बनाना है तो अजाइड का डिकम्पोजिशन करने पर सीधे नाइट्रोजन को बाहर निकाल देना है। तो N3 में नाइट्रोजन बाहर निकाल दिया, फिर बचा जो क्या एलिमेंट बचा मेटल अपना सोडियम बचा, सोडियम को लिख दिया। फिर आप बैलेंसिंग करना जानते ही हैं कि देखिए सोडियम बनाया मैंने, निकाला N2, N2 के पास जब बैलेंस करना है मुझे N3 और N2 को, तो दोनों एक साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2N3 इधर होगा, देखिए 2NaN3 होगा, उधर होगा 3N2, मतलब 6 हो जाएंगे। फिर 2Na को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग तो आपको पता ही होगा, ये सिंपल सा है, बस आपको इतना आना चाहिए कि अजाइड से नाइट्रोजन फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पे भी BaN3 से नाइट्रोजन बना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आंसर भी लिखा है यहाँ पे, बाई प्रोडक्ट कोई भी नहीं बन रहा है, इसलिए प्योर नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अजाइड से किस तरह से बना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भूलने की कोशिश मत करिएगा, पूरी फैमिली भूल जाइएगा। क्या फिर कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम तो आपको पता होना चाहिए, तो इसमें उनका स्क्रीनशॉट लेके रखिए आप। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का। इस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के पहले हमें कवर करना चाहिए अमोनियम गैस के बारे में, क्योंकि रिएक्शन पार्ट में कवर करना है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अमोनिया के सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो ये अजाइड के हाइड्रोलाइसिस से भी बनता है। उसके बाद बात करें सबसे जो इम्पोर्टेंट है हैबर प्रोसेस, इसको तो कभी नहीं भूलना है। हैबर प्रोसेस होता क्या है, यह नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर बनता है हैबर प्रोसेस। इसकी बैलेंसिंग भी पता होना चाहिए, नाइट्रोजन के 1 मोल जब 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। इसमें कैटलिस्ट क्या होता है और प्रमोटर क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आयरन होता है कैटलिस्ट, प्रमोटर होता है मॉलीबेडनम। याद कैसे होगा, देखिए प्रमोटर में MO मतलब मॉलीबेडनम प्रमोटर है, Fe आयरन कैटलिस्ट है। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो गया हैबर प्रोसेस का। तो आपको हेबर प्रोसेस याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है, अमोनिया बनता है, जिसमें प्रमोटर मॉलिबेडनम है आपका और आयरन क्या है कैटलिस्ट है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। आपको पता होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, टेम्परेचर कम करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फेवरेबल कंडीशन फॉर द अमोनिया फॉर्मेशन, तो उसमें क्या होगा, हमें पता है एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर, और प्रेशर हमें हाई करना पड़ेगा, हाई प्रेशर। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस तरह से लिंक किया जा सकता है क्वेश्चन को। हैबर प्रोसेस के बाद आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया।
यूरिया का फॉर्मूला अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको याद करवाया था, NH2CO NH2। हाइड्रोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का अटैक करवाते हैं हम, तो हाइड्रोजन हमारा, देखिए उसका जो बचा हाइड्रोजन में क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है वो CO के साथ मिलकर के CO2 गैस बना देता है। जो ऑक्सीजन है CO के साथ मिलकर के CO2 गैस बना देता है। जो 2 हाइड्रोजन है दोनों एक एक नाइट्रोजन के पास जाते हैं और 2 मोल अमोनिया के सिंथेसिस कर देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया क्या होता है, मैंने वहाँ पे आपको दिखाया अभी। अगर आपको कई बार ऐसा होता है मैं बोल के फास्ट चला गया आगे, आपको सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया, तो आप वीडियो को बैक कर सकते हैं, थोड़ा सा पीछे करके आप वीडियो को फिर से देख लीजिए लिया कीजिए, जो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये सबसे कॉमन रिएक्शन है, सबको पता होता है कि अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो NH4OH बनेगा। देखिए अमोनिया का भी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम सोकर नहीं होता है, जब तक वो वाटर में मिलेगा नहीं, मिलेगा तब ये OH रिलीज करेगा ना। तो NH4OH होता है जो वह वीक बेस होता है, ये आपको याद होना चाहिए कि बेसिक है और NH4OH बेस है जो कि अमोनिया को वाटर से मिलाने से बनता है, कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है ये। उसके बाद आता है, हमें पता है कि अमोनिया एक लुईस बेस है, अच्छा लुईस बेस, क्योंकि नीचे जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, तो सबसे अच्छा तो ऊपर वाला ही होगा। तो अमोनिया लुईस बेस एक अच्छा है। तो इसका रिएक्शंस होता है, 2 रिएक्शन बहुत ही ट्रेंडिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है आपको दिखाई दे रहा होगा। एक कैल्शियम के साथ, एक Ag के साथ, मतलब अपना सिल्वर के साथ। तो मुझे पता है कैल्शियम +2 में रहता है, Ag+1 में रहता है। इतना पता था स्टूडेंट को कि जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं इन दोनों एलिमेंट का, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता है, और ये कैल्शियम है, एक कॉपर है, कॉपर भी +2 में रहता है, कॉपर है। तो इन्हें ये पता नहीं चलता है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना रहे हैं, लेकिन कितने एलिमेंट रहेंगे। जैसे Cu कोऑर्डिनेट होता है ना, जैसे Ma4, तो ये 4 A के 4 हैं, कि कैसे मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कितने अमोनिया जोड़ने हैं कॉपर के साथ, कितने अमोनिया जोड़ने हैं सिल्वर के साथ। एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जिसके ऊपर जितना चार्ज रहेगा ना उसका दुगना अमोनिया जोड़ देना। जैसे कॉपर पर +2 है तो अमोनिया कितने होंगे, 4। Ag सिल्वर पर +1 है तो अमोनिया कितने होंगे, 2। तो इस बिहाफ पर आप समझ सकते हैं कि मुझे कौन सा कंपाउंड बनाना है। आप ये रिएक्शन ध्यान से देखिए, पॉज करके भी देख सकते हैं एक बार कि किस तरह से बन रहा है। यहाँ पे कॉपर +2 है तो मैंने 4 अमोनिया लिया, CuNH3 4 बन गया। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आपको स्टेबल कंपाउंड बनाना आना चाहिए, रिएक्शन आपको दे देगा, आप कंप्लीट करने आना चाहिए। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो वहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ से आपको लिंक किया जा सकता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं निकाला हूँ बाहर, तो इनमें कैसे शो करता है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस नहीं चल सकता, एनसीईआरटी के सीक्वेंस में लिखता नहीं है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं, जब FeCl3 को हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, अमोनिया मतलब उसके बेसिक NH4OH के साथ, तो क्या होता है। तो सिंपल बात है, केवल आपको डिस्प्लेसमेंट करना है। FeCl3 का जो क्लोरीन है उसको NH4OH का OH रिप्लेस कर देगा, तो क्या होगा, 3 क्लोरीन है आयरन के साथ, तो 3 OH जुड़ जाएंगे, तो FeCl3 से क्या बन जाएगा, आपके FeCl3 से FeOH3 बन जाएगा। और इम्पॉर्टेंट है कि FeOH3 होता है रेडिश ब्राउन कलर का, जो कि PPT होता है, ये याद करना है आपको। FeOH3 रेडिश ब्राउन PPT फॉर्म करता है। अब बात आता है FeCl3 से FeOH3 बना, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो NH4OH था उसके 3 मोल खत्म हुए, 3 OH गया, तो 3 NH4 बचा होगा ना। ये 3 NH4 क्या करते हैं, ये Cl, देखिए यहाँ से FeCl का Cl था, 3 Cl यहाँ भी निकला होगा, तो यहाँ के 3 Cl वहाँ के 3 NH4 से मिल करके बना देंगे आपका NH4Cl। ये सब चीज़ें रिएक्शन आपको सीधा डिस्प्लेसमेंट करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि FeOH3 रेडिश ब्राउन कलर का होता है PPT। और यह देखिए मुझे पता है आपने पढ़ा होगा जब बेकिंग पाउडर के बारे में, चूँकि ये 10H2 रहते हैं, धीरे धीरे एक बचता है, ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे। उस तरह से यहाँ भी FeOH3 से धीरे धीरे वाटर रिलीज होता है, मतलब Fe2O3 डॉट XH2O के फॉर्म में जितने रिलीज हो चुके होंगे, इस तरह से रिएक्शन चलते रहता है। तो ये दूसरे इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको रस्ट सिंपल सी भाषा में हम जानते हैं रस्ट क्या होता है, ये यही होता है कि Fe2O3 डॉट XH2O होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब अगला रिएक्शन है हमारा क्लोरीन के साथ अमोनिया का रिएक्शन। देखिए
यहाँ पे दो केस होते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दो केस होते हैं, या तो अमोनिया एक्सेस में होगा या तो क्लोरीन एक्सेस में होगा। सबसे पहली बात, कोई भी एक्सेस में उससे मतलब नहीं मुझे, अमोनिया क्लोरीन का रिएक्शन होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, जो अमोनिया है वह -3 से 0 में जाएगा, क्लोरीन 0 से -1 में जाएगा। रिडॉक्स चल रहा है यहाँ पे, तो ये रिएक्शन हो गया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि आप सर रिडॉक्स एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए या रिएक्शन करना सिखा दीजिए, तो मैं उसको सेपरेट वीडियो बना दूंगा बोर्ड के साथ। लेकिन अभी समझिए कि NH3 से N2 बना, Cl2 HCl में कन्वर्ट हो गया। ये सीधा सा एक हाइड्रोजन वहाँ चला, उसका NH3 का जो हाइड्रोजन था वो बनाया Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बनाया और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गया। अब बात आती है आगे क्या होगा। देखिए, अगर आगे अमोनिया ज़्यादा है, NH3 ज़्यादा है, तो वह HCl के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर Cl2 ज़्यादा है, मतलब एक्सेस में है, तो वह N2 के साथ करेगा। देखिए, अगर अमोनिया जा रहा है, देखिए इसमें क्या है, केस NH3 एक्सेस में है तो वो जाएगा HCl के पास। अगर यही Cl2 एक्सेस में होता तो जाता N2 नाइट्रोजन के पास मारे, लेकिन अभी ये जा रहा है HCl NH3 के पास। तो सिंपल सा क्या होगा, इसमें क्या होगा, सिंपल सा आपको एडिशन करना है। मतलब NH3 और HCl है, तो अभी 3 H हाइड्रोजन था मेरे पास, HCl में एक हाइड्रोजन और है, 3 1 4 हो जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, मतलब NH4Cl बन जाएगा। और नाइट्रोजन गैस वैसे वैसे ऊपर से नीचे लिख सकते हैं, तो नाइट्रोजन गैस भी बनेगी। तो फाइनली क्या बनेगा, NH4Cl प्लस N2। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके हमारे ये आयरन के साथ भी यही बना था, NH4Cl और Fe2O3 उसका कंपाउंड बना था अभी पिछले रिएक्शन में। यहाँ पर भी NH4Cl बना प्लस N2 रिलीज हुआ। लेकिन अगर Cl2 होता एक्सेस में तब क्या होता, सीधा HCl का HCl वैसे ही रहता, कोई चेंज नहीं आता, और N2 जाता Cl के पास, तो वहाँ पे बनाता वो ये कंपाउंड। देखिए NCl3 प्लस HCl, मतलब HCl में कोई चेंजेस नहीं आया, Cl2 एक्सेस था, Cl2 गया नाइट्रोजन के पास, बनाया NCl3 जो कि फाइनल प्रोडक्ट था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें, अब हम बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। देखिए, हमें पता है कितनी तरह से ऑक्साइड बनते हैं। ऑक्साइड जो होते हैं आपको ये N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, ये सब चीज़ें ऑक्साइड है नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के, जो कि +1 +2 +3 +4 +5 तक शो कर सकता है इसमें। अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात यो, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन से ऑक्साइड का कलर कौन सा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, कलर्स याद होने चाहिए। बात करते हैं कलर्स की, तो N2O3 ब्लू कलर का होता है, याद करना है आपको, इसमें कोई भी उसका रीज़न नहीं है, मतलब ऐसे कुछ समझने का। अब किस तरह से ट्रिक बनाइए अपने माइंड में, या याद कीजिए, याद करना ही है। N2O3 ब्लू कलर का होता है, NO2 ब्राउन गैस होता है। सबसे पहले मैं जिस तरह से याद करूँ उस तरह से याद करेंगे, आप बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे पहले कलर की बात करते हैं, N2O3 ब्लू कलर का, NO2 ब्राउन कलर का होता है। अब बात आती है कौन एसिडिक होते हैं, कौन सा कंपाउंड एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो सिंपल सा एक बताता हूँ मेथड आपको कैसे पता करना है। पर नाइट्रोजन जिसका ऑक्सीजन 1 से ज़्यादा हो वह एसिडिक होगा। कोई लॉजिक, कोई ऐसा रूल नहीं है, ट्रिक यहाँ पे है कि प्रत्येक नाइट्रोजन पर, मतलब पर नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए। जैसे बात करें N2O पर, तो 2 नाइट्रोजन पे 1 ऑक्सीजन है, मतलब 1 नाइट्रोजन पर 0.5 ऑक्सीजन है, इसलिए यह 1 से कम है, इसलिए एसिडिक नहीं होगा। एसिडिक नहीं होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल। ये देखिए, तो आपको पर निकालना है, पर नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन है, अगर 1 से ज़्यादा है तो वह एसिडिक होगा, नहीं तो न्यूट्रल होगा। आपको आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहली बात कलर की, तो N2O3 ब्लू कलर का होता है, NO2 ब्राउन कलर का होता है, और एसिडिक की बात करें तो इस तरह से पता कर सकते हैं आप। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है N2O4 के बारे में। देखिए, कोई सॉलिड है, कोई गैस है कंपाउंड, लेकिन जो N2O4 है वह सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में यह रहता है। बाकी सॉलिड और गैस के फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जो N2O4 है वह सॉलिड भी रह सकता है और लिक्विड भी रह सकता है। आपको यह याद करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन स्टेट निकालना तो आपको आता ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी प्रिपरेशन के बारे में, बात करते हैं ये बनाए कैसे जाते हैं। तो
अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर यहाँ पर +1 का ऑक्सीजन स्टेट वाला N2O बनता है, तो वही था। आपको इसका प्रिपरेशन पता चल गया। N2O जो वहाँ फॉर्म हुआ था वो उसका प्रिपरेशन था, जब हम पढ़ रहे थे किस तरह से N2 को बनाए, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद हम बात करते हैं NO का। NO का भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि देखिए आप यहाँ से उसका अलग स्लाइड में देखेंगे। अब बात उसके बाद N2O3 आता है, तो N2O3 सिंपल सा NO और N2O4 को मिलाने से बनता है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं, जो मैं बता रहा हूँ NO बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, NO के बारे में पढ़ते हैं कि NO का प्रिपरेशन कैसे होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो उसका प्रिपरेशन देखते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्राउन रिंग टेस्ट इसको बोलते हैं, इसके प्रिपरेशन को भी ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि यह टेस्ट कोई भी केमिकल या टेस्ट हो तब करेगा जब उसमें NO2- या NO3- कंपाउंड होगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। NO2- और NO3- वाले ये टेस्ट शो करते हैं। इसमें प्रिपरेशन NO का प्रिपरेशन होता है। देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले एक बीकर लेना है जिसमें NO2- एक्वस फॉर्म में, वहाँ पे NO2- रखना है। उसमें आपको क्या करना है, FeSO4 मिलाना है, आयरन सल्फर FeSO4 मिलाना है, फिर डाइल्यूट H2SO4 मिलाना है। अब आप क्या देखेंगे, बीकर के ऊपर का साइड एक रिंग की तरह बन जाएगा, जिसको हम लोग ब्राउन रिंग बोलते हैं। तो अगर NO2- प्रेजेंट होगा तभी ये बनेगा ब्राउन रिंग। उसके बाद का रिएक्शन हम समझते हैं किस तरह से ये चला, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर NO2- प्रेजेंट था और हमने मिलाया डाइल्यूट H2SO4 और FeSO4, क्या मिलाया, डाइल्यूट H2SO4 और FeSO4, फॉर्म क्या होगा, NO2- से बनेगा HNO3, क्या बनेगा, HNO2। अगर यही NO3- होता तब बनता HNO3। देखिए डिफरेंस क्या है, रिएक्शन दोनों का सेम है, बस NO2- में डाइल्यूट H2SO4 लेना है और NO3- में कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना है। बनेगा क्या, NO2 एक ऑक्सीजन कम है तो वहाँ भी जो फॉर्म होगा उसमें भी एक ऑक्सीजन कम रहेगा, वो HNO2 बनेगा और नीचे HNO3 बन रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, HNO2 ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, HNO3 में, और मतलब नाइट्रिक एसिड में और NO में। तो हमारा देखो NO फॉर्म हो गया। तो आप बोल सकते हैं ये रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ NO के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और यही जो NO था FeSO4 के साथ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दे रहा था, ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन कर रहा था बीकर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर NO2- या NO3- प्रेजेंट नहीं होता तो ब्राउन रिंग नहीं बनता, क्योंकि NO फॉर्म नहीं होता। और ब्राउन रिंग दे कौन रहा है, NO दे रहा है। ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन कैसे बनता है, किसके वजह से ब्राउन रिंग आता है, वो NO की वजह से आता है। उसमें ऑक्सीजन स्टेट क्या है, NO का +2 है। ये सब चीज़ आपको निकालनी तो आती होगी, मुझे पता है। फिर और जिसमें NO2- और NO3- दोनों होने, दो में कोई भी हो तो वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन शो करेगा, इसलिए इसको टेस्ट फॉर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये ब्राउन रिंग बना कैसे वो समझते हैं। इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए। देखिए FeSO4 होता है और NO होता है। NO के पास सिंगल मोनोलिगेंट है, NO है वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो आयरन है उस पर जो हाइड्रोजन, देखिए आयरन भी +2 स्टेट में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले क्या होता है हमारे पास, जो FeSO4 रहता है वो एक्वस फॉर्म में रहता है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। हमें पता है आयरन उस समय +2 स्टेट में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, मतलब 6 लिगेंड उस पर अटैक करेंगे। तो आप देख सकते हैं FeH2O6 है और SO4 बाहर होता है। ये आपको याद करना है कि जनरली FeSO4 एक्वस में ऐसे रहता है। तब क्या होगा, जब NO बाहर रहेगा, हम जानते हैं NO के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसका एक इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा लिगेंड पर और धीरे से वहाँ पे एक H2O को बाहर करेगा। 6 H2O था, अब एक उस वहाँ पे NO आ जाएगा और एक H2O बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा FeH2O5NO SO4। तो यहाँ पे NO प्रेजेंट है, तो मैं बोला ना वहाँ पे ब्राउन रिंग क्यों आ रहा है, NO की वजह से आ रहा है। तो वही NO ये भी है, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। आपको ये पहले भी याद होगा कि NO बहुत कम ही जगह +1+ में रहता है, तो वो यहाँ पर है। ये आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इसके बारे में, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। एक बार यहाँ भी रिकॉल कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल पूरा ऐसा ही है, हर जगह रिकॉल ही करना है आपको, पीछे सब कुछ पढ़ाया रहता है गया है।
उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। हमें ये समझ में आ गया कि ये ब्राउन रिंग आ रहा था NO की जैसे कंपाउंड के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ लिए। उसके बाद हमने पढ़ा किस तरह से एक्सपेरिमेंट को करते हैं और यहाँ पर NO का प्रिपरेशन भी होता है। ये टेस्ट भी हो गया, प्रिपरेशन भी हो गया। उसके बाद भी कई प्रिपरेशन यहाँ पे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके, ये इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये HNO3 वाला काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। HNO3 का जब P4O10 रिएक्शन कराते हैं HPO3 के साथ N2O5 फॉर्म होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा नाइट्रोजन फैमिली में बसता क्या है, HNO3 बसता है। क्या बसता है? HNO3 हमने पढ़ा था नाइट्रिक। इसके काफ़ी रिएक्शंस होते हैं नाइट्रिक एसिड के, जो कि डिपेंड करते हैं कि एलिमेंट कौन सा है। इसको मैं चाहता हूँ आपको कि ये सेपरेट वीडियो में बनाऊँ, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। HNO3 की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर तो किसी को नहीं कर सकते, लेकिन इसमें थोड़ा आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत है। मैं अगली वीडियो में कंसनट्रेटेड HNO3 या पूरे HNO3 को क्लियर करूँगा, वहाँ पे समझाऊँगा। और फॉस्फीन भी एक टॉपिक है, उसको भी कवर करूँगा। और कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट हैं NCERT के, उसको भी करूँगा। 3 चीज़ें हैं वहाँ पे, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, आप उसको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, आप उसको देख लीजिएगा। वैसे आप नाइट्रोजन फैमिली हमारा कवर हो चुका है, बस 3 चीज़ें बच रही हैं हमारा। क्या क्या? HNO3 और फॉस्फीन के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि NCERT की एक्सेप्शन में आती हैं, मतलब जो चीज़ रूल फॉलो नहीं करती है, उनको भी हमें डिस्कस करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसमें हम लोग फॉस्फीन के साथ PCl3 PCl5 डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।